हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड स्टडी हॉल में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि, क्योंकि हमने इससे पहली वाली वीडियोस में अच संधि या हम कहते हैं स्वर संधि, हल संधि या हम कहते हैं उसे व्यंजन संधि, ये सब लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। और संधि में ही एक प्रकार हमने पढ़ा था विसर्ग संधि, ठीक है। तो आज विसर्ग संधि कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या इसमें नियम है, क्या आई होप कि आपको व्यंजन संधि के नियम समझ में आए होंगे। भाई समझ में आए कि नहीं समझ में आए? मैंने पहले कहा था अगर नहीं समझ में आएंगे आपको दोबारा समझना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, क्योंकि समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा ना। तो आज हम हिंदी में बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। क्लास 10 चल रही है, संधि शायद आज कंप्लीट हो जाए इस क्लास में। देखिए, विसर्ग संधि के बारे में यदि बात करें तो विसर्ग संधि के लिए कहा जा रहा है कि विसर्ग का चिन्ह, सबसे पहले तो पता होना चाहिए भाई विसर्ग हम क्यों कह रहे हैं इसे। हालांकि पहले वाली वीडियो में बताया जा चुका है कि क्यों कहा जा रहा है इसे विसर्ग, लेकिन फिर भी देखिए कई बार ऐसा होता है जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये सिंबल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंबल है, ये जो निशान है, चिन्ह है, ये विसर्ग का चिन्ह है, इसे विसर्ग कहा जाता है। विशेष प्रकार का सर्ग लगा होता है, विशेष प्रकार से ये क्या करता है, वर्णों के पार्श्व में लगा होता है, ज्यादातर ये स्वरों के पार्श्व में लगा होता है, ठीक है। तो विसर्ग का चिन्ह कैसा होता है ये आप सभी जानते हैं। इसके बाद उदाहरण के लिए हम इसे अह, ज्यादातर हमने इसे किसमें देखा है भाई, अनुस्वार और विसर्ग पढ़े थे हमने वर्णमाला के अंतर्गत, अनुस्वार और विसर्ग। तो यह विसर्ग की बात जब हमने देखी थी तो अह, अब ना तो ये पूर्ण रूप से स्वरों में मेल खाते हैं, ना ही ये पूर्ण रूप से व्यंजनों में मेल खाते हैं। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, अयोग वहा। ये क्या है कि योग नहीं बना रहे हैं, पूरा स्वरों से भी योग नहीं बना रहे हैं, व्यंजनों से भी पूरा मेल नहीं खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहन प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इन्हें किस श्रेणी में रखा गया है, अयोग वहा की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें हम मूल स्वर नहीं कह सकते हैं, ये व्यंजन ध्वनिया है। देखिए है की आवाज निकल है ना, अह, ऐसे तो बोलते हैं। ये है की साउंड देता है, जो विसर्ग है इसमें लगा हुआ ये ह की साउंड देता है, तो इसे हम अह बोलते हैं। और इसकी जो गणना है वो व्यंजनों में होती है, ये बात आपको बता दी गई थी। ये अनुस्वार और विसर्ग जो है वो व्यंजन ध्वनियां कहलाती है, ठीक है। अयोगवाद भी कहा जाता है इन्हें। तो आज हमें बात करनी है विसर्ग संधि की, मतलब कि जब हम संधि करते हैं, संधि में जो संधि विच्छेद में जो शुरू के जो शब्द होता है पूर्व पद, उसमें जो चिन्ह लगा होता है, ठीक है, ये वाला चिन्ह, ये आप देख सकते हैं, ये चिन्ह जो लगा होता है यही पहचान कराता है कि संधि कौन सी है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। यदि बात आ जाए, देखिए क्या है, अगर ये क्या इस तरह से लिखा हुआ है, उसके बाद में कोई शब्द आ गया है, इस तरह से क्या लिखा हुआ है, तो ये आपकी जाएगी स्वर संधि। क्यों? क्योंकि क्या में क्या जुड़ा हुआ है, देखिए क्या आधा और अ पूरा, तो ये स्वर ही तो है, ये स्वर संधि में जाएगा, स्वर संधि की पहचान। यदि दूसरी बात इस तरह से के अपना रूप लेकर के आ जाए और उस पर हलंत लगा हो तो वो कौन सी संधि की पहचान कराएगा, वो व्यंजन संधि की पहचान कराएगा। और यदि हम बात करते हैं के और उसके बाद हमने ये स्थिति लगा दी, तब क्योंकि विसर्ग लग चुका है, ठीक है, अब जो भी संधि होगी वो आगे होगी, तो यहाँ पर इस तरह से पहचान होती है। जब पूरा व्यंजन आता है, पूरा वर्ण लिखा होता है, तो वो स्वर संधि की पहचान। यहाँ पर हलंत लगा हुआ है तो ये व्यंजन संधि की पहचान। और यदि विसर्ग लगा है, जब विसर्ग लगने पर कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए लेकर के आए हैं, लेकिन हम हर नियम के साथ एग्जाम्पल को जोड़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो नियम पहला विसर्ग संधि में ये कहता है कि विसर्ग का ओ हो जाता है। अब विसर्ग का ओ जो होता है वो किन परिस्थितियों में होता है, किन हालातों में होता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, विसर्ग का ओ हो जाना, कहीं परिस्थिति ऐसी आएगी कि विसर्ग ना लिख करके हमें ओ की मात्रा लगानी पड़ेगी। वो स्थिति क्या है, देखिए अह मतलब कि विसर्ग के बाद, आहा आप तो समझ गए, विसर्ग के बाद अ आ जाए, छोटा अ या सघोष व्यंजन
आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि अह यानी कि विसर्ग के बाद आ जाए, छोटा ओ आ जाए या सघोष व्यंजन आ जाए। अब सघोष व्यंजन क्या भाई, जितने भी हमारे स्वर हैं वो सब सघोष में जाते हैं। इसके अलावा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा वो किस में जाएगा, सघोष में जाएगा। और जो पहला और दूसरा होगा वर्ण वो अघोष में जाएगा। यही तो बात हमने की थी शुरू में। मैंने कहा था ना कि ये आपको ध्यान रखने हैं, लास्ट टाइम तक ये ध्यान रखना है। सघोष क्या, अघोष क्या, अल्पप्राण, महाप्राण, लगभग सभी बातें आपको बताई जा चुकी है। तो हमें विसर्ग का ओ करना है, लेकिन कैसी कंडीशन में, यदि विसर्ग के बाद सघोष व्यंजन आ जाए तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दिवह, अह आ गया, विसर्ग आ गया, विसर्ग संधि चल रही है, दिवह। अब इसके बाद आया है ज्योति। ज्योति तो आया लेकिन जैसे शुरू हुआ, मतलब कि ये वाली स्थिति। और जय जो है वो कौन से वर्ग का कौन सा व्यंजन है, हम ये भी देख लेते हैं कि सघोष है भी या नहीं है। तो देखिए चे, छे, जय, झे, उमर। हमने कहा था कि पहला और जो दूसरा वर्ण है वो अघोष होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वो सघोष होता है। तो विसर्ग के बाद यदि ये आ जाए तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए विसर्ग के बाद आया है जय, मतलब कि ज्योति। और यहाँ पर हम स्थिति क्या करेंगे, इस विसर्ग को सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी किसी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि यहाँ ज्योति लिखा है तो हम इस पर फिर बड़ी की मात्रा कर दें, या ऐसा कुछ नहीं करना है। सारे नियमों को पलट के नहीं रख देना, सिर्फ एक ही नियम पर ध्यान देना है। दिवा ज्योति, हम विसर्ग संधि कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद सघोष व्यंजन आ गया, तो सिर्फ इस विसर्ग में परिवर्तन करना है, ना कि किसी और मात्रा में। बहुत से समझदार ऐसा कर देते हैं, कि हम थोड़ा सा और मात्रा में फर्क कर दें तो हमारी संधि जो है वो सही हो जाएगी। नहीं, अति जो है वो सही नहीं देती। तो जहां पर हमसे बात की जा रही है बस हमें उसी को ही ध्यान में रखना है। देखिए विसर्ग है, वो विसर्ग के बाद सघोष व्यंजन आ गया, तो बस हमें क्या करना है, विसर्ग को हमें परिवर्तित कर देना है बस। दिवा ज्योति, तो क्या हो जाएगा, दिवो ज्योति। एक साथ ये देखें ओ कैसे आ गया। अब बहुत से यहाँ पर सोचेंगे कि ए ओ अर, तो हमने यहाँ पढ़ा था गुण संधि में, ये ओ आ गया तो यहाँ गुण संधि कर दे। नहीं, गुण संधि नहीं करना है भाई। देखिए यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और क्या मार्क्स हमारे सारे कट जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। दिवो, विसर्ग के बाद सघोष आ जाए तो विसर्ग का ओ कर देना है। दिवो ज्योति, यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है, विसर्ग संधि हो रही है। विच्छेद करके देखिएगा, पता चल जाएगा। अगला है मनः और अनुकूल। हमने कहा था ना अभी आ जाए, स्वर भी तो सघोषी होते हैं, ठीक है। तो विसर्ग के बाद अ आ गया है तो यहाँ पर क्या होगा, मनः, और ये लिखा है अनुकूल। सारी मात्राएं वैसे ही रखनी है जैसी है, बस फर्क करना है, इसमें चेंज कर देना है विसर्ग में। विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तो मनः अनुकूल क्या हो जाएगा, मनो अनुकूल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ने में भी ओ जो है वो भी स्वर है और यहाँ पर अ स्वर है। तो जब दो स्वर हमें एक साथ लिखने की स्थिति बन जाए, ठीक है ना, तो एक तो पूरा लिखा जाएगा, उसके बाद में ये लगा देते हैं, ये चिन्ह लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें भी स्वर है और इसमें हम इन दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते ना। दोनों स्वरों को एक साथ ना लिखने के लिए एक ऐसे लिखते हैं और दूसरा जो है निशान चिन्ह इस तरह से बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मनो अनुकूल। अब अगला देखते हैं यशः दा, एग्जाम में पूछा जा चुका है, संधि विच्छेद करने के लिए आया था ये, ठीक है। यशः दा, यश को देने वाली, दा देने वाली, देने वाला भी हो सकता है, यशः। तो विसर्ग के बाद देखिए
सघोष आ जाए, ते थे दे धे ने, दे आ जाए, धे आ जाए, ने आ जाए, विसर्ग का ओ में परिवर्तन कर देना, सीधी सी बात। यशा आ गया और दा आ गया तो ये हो जाएगा यशोदा। बहुत ध्यान से करना है क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं ओ आ गया है तो सीधा इसे गुण संधि कर दो, नहीं, पहले आप विच्छेद करके देखिए ना कि क्या हो रहा है। यश, यश को देने वाला है, देने वाली, यशदा हो जाएगा यशोदा। अगला देखें अधः, विसर्ग लगा है और विसर्ग के बाद स्थिति आई है, ये अंतस्थ व्यंजन भी, अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे, ये रे ले वे की स्थिति, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अधः और लोक तो हो जाएगा अधोलोक, क्या हो जाएगा, अधोलोक हो जाएगा। तो हमारा पहला नियम यहाँ पर पूरा होता है कि विसर्ग के बाद सघोष आने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। अगला देखते हैं मगर। अपवाद तो देखिए आपको सब जगह मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपको सारी चीजें एकदम परफेक्टली मिल जाएंगी, नहीं, अपवाद तो सब में ही मिलने हैं। मनुष्य हो, पढ़ाई हो या अन्य जो भी कार्य हो वहां अपवाद मिलने ही है। तो यहाँ भी स्थिति देखिए क्या आई है, नोट करके लिखवा दिया गया है कि परंतु पुनः और अंतः, ये जो शब्द पुनः और अंत, वैसे तो ये उपसर्ग क्या रहेंगे, पुनः और अंतः में विसर्ग का रे हो जाता है, रे यानी कि आधा रे हो जाता है। जैसे पुनः और अपि, अब यहां पर चेंजेस कैसे हो गए, ये दो शब्द ऐसे हैं पुनः और अंतः। हमने कहा था विसर्ग के बाद अगर सघोष आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अ स्वर आया है, ये भी सघोष है। पुणे के बाद ये देखिए जे आया है तो ये भी सघोष है। विसर्ग के बाद ये फिर ध आ गया, ये भी सघोष है। लेकिन ये दो शब्द ऐसे नजर आ रहे हैं जो मुख्य रूप से प्रयोग में लाए भी जाते हैं। पुनः और अंतः की बात आ रही है, यदि इनके बाद सघोष होगा तो रे विसर्ग का रे में परिवर्तन हो जाएगा, आधे रे में। जैसे पुनः और अपि, तो अब विसर्ग, हालांकि रे, हमने कहा ना रे आधा हो जाएगा, तो बहुत से सोचते हैं यहाँ पर रे पूरा कैसे हुआ। तो भाई जब इसमें स्वर इसे सहायता दे रहा है तो वो तो पूरा होगा ही ना। भाई यहाँ पर रे की स्थिति आती है, हम इसको ऐसे करेंगे रे आधा, लेकिन जब आधे रे में अस्वर जुड़ेगा तो वो रे को पूरा कर देगा, नहीं कर देगा। तो पुनः अपि क्या हो जाएगा, पुनरअपि, यहाँ पर रे जो है वो पूरा होगा। वो क्यों, क्योंकि इस स्वर ने इसे सहायता प्रदान की है, इसकी तरफ हाथ बढ़ाया है कि भाई मैं तुम्हें पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो यहाँ पर रे हालांकि आधा है, लेकिन इस स्वर के मिलने से यहाँ पर रे पूरा हो गया तो बन गया पुनरअपि। ठीक है, अब अगला देखते हैं पुनः जन्म। ये पुनः और जन्म की स्थिति, तो ज आ गया विसर्ग के बाद, लेकिन शब्द को भी तो देखना है कि अंतः और पुनः नहीं आने चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो रे में परिवर्तन होगा, सीधी सी बात है। पुनः और जन्म, तो विसर्ग का रे में परिवर्तन हो जाता है, जे आ गया जन्म, तो ये स्थिति बन जाएगी पुनर्जन्म। आप ना हिंदी में कभी भी हिंदी को कभी भी लिखे, अपनी मातृभाषा है भाई, इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। बहुत से क्या करते हैं, किसी का पुनर्जन्म ये रहेगा, कोई पुनर्जन्म को न जाने कहाँ पहुंचा देते हैं, ये पता नहीं क्या क्या मात्राएं लग रही। ये गलती सबसे नहीं होती, लेकिन कुछ है जो ऐसी गलती कर जाते हैं, जल्दबाजी में ऐसी गलती हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा फर्क माना जाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए पुनर्जन्म, क्योंकि ये हिंदी में आपकी ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में ये सवाल बन के आते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये दोनों ही गलत है, हम इनको हटा ही देते हैं अभी। ठीक है, पुनः और जन्म तो हो जाएगा पुनर्जन्म, रे आधा है तभी ऊपर जाता है, ये पहले भी बताया गया था। अगला देखें अंतः और अग्नि। अंतः, अंतः आ गया है और अग्नि अ वही सघोष है, लेकिन शब्द क्या है अंतः, अंतः पुनः नहीं आना चाहिए। आप दोनों को जबान पे एक साथ रख लीजिए, पुनः अंतः याद रख लीजिए या अंतः पुनः याद रख लीजिए। ठीक है ना, अभी अंतः पुनः आगे भी आएंगे। देखिए अंतः और अग्नि, अंतः का मतलब होता है अंदर, अंदर, और पुनः उपसर्ग है। पुनः का अर्थ सभी जानते हैं, पुनः का मतलब होता है दोबारा से, पुनः का मतलब होता है दोबारा से, और अंतः का मतलब होता है अंदर। तो अंतरअग्नि समझ रहे हैं। अच्छा, नाम आपने सुना होगा जठरागिनी।
आपने ये नाम सुना होगा जठराग्नि। जठराग्नि का मतलब जठर, जठर जठर का मतलब क्या होता है? पेट। पेट में जो आग भूख लगती है ना, तो वो एक तरह से बोलते हैं ना कि पेट में आग लग रही है, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, तो जठराग्नि। वही बात यहाँ पर आ रही है, जैसे अंतः अग्नि भी कहते हैं। अंतः का मतलब अंदर, अग्नि जो ज्वाला उठ रही है, भूख की आग, अंतः अग्नि, तो अंतरग्नि हो जाएगा। फिर वही बात देखिए, रे पूरा क्यों आया? रे पूरा क्यों आया भाई? भाई विसर्ग के बाद, विसर्ग ने, ये रे आधा है यहाँ पर, विसर्ग का रे हमने कर दिया, लेकिन आ कह रहा है ना, आ गया ना, आ ने इसको सहायता दी, तो ये रे, किसी भी व्यंजन को स्वर की सहायता मिलेगी तो वो व्यंजन तो पूरा ही हो जाएगा। अंतरग्नि, बहुत सोचेंगे यहाँ पे आधा रे नहीं आया, आधा रे नहीं आएगा भैया, यहाँ पे तो देखिए स्वर लगा हुआ है, तो स्वर जिस व्यंजन को सहायता दे दे वो तो पूरा ही होना है। तो अंतः अग्नि, अंतरग्नि, इसको जठराग्नि भी बोलते हैं, जो भूख लगती है ना, जो पेट की आग होती है, ठीक है, जठर की आग, वो। अगला है अंतर्धान। अब अंतः अंदर की तरफ, धान अंदर हो जाना, मतलब अंदर कैसे होंगे? जब छुपने की स्थिति आएगी, तो अंतः और धान। अब देखिए यहाँ पे स्वर नहीं है, तो यहाँ पर विसर्ग का जो रे बनेगा वो आधा ही रहेगा, पूरा नहीं होगा। अगर स्वर आता है तो रे पूरा हो जाएगा, समझ रहे हैं? अंतः और धान, तो रे की स्थिति बन जाएगी अंतर्धान। और अंतर्धान का मतलब, जैसे कि हमने बताया, अंतः का मतलब होता है अंदर, अंदर हो जाना, धान अंदर ही रहता है। अंतर्धान का सीधा सीधा अर्थ होता है गायब, लुप्त, हटना, छुपना, छुप जाना, ठीक है। तो अंतर्धान मतलब कि अंतर्धान, ये समझ में आया भाई? अंतः और ये जो पुनः है, ये दो उपसर्ग ऐसे हैं, शब्दांश ऐसे हैं, जिनके बाद यदि सघोष आ जाए तो विसर्ग का रे में परिवर्तन होगा, ओ में परिवर्तन नहीं होगा। अदरवाइज अगर कोई और शब्द आता है तो उसके साथ वही नियम लागू होगा, ये पहला वाला, ठीक। हम आगे का नियम देखते हैं। नियम 2, विसर्ग संधि का नियम 2 ये कहता है कि विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग ही छुप जाएगा, अब तो विसर्ग का ही पता नहीं चलेगा। वो कैसे पता नहीं चलेगा? देखे, विसर्ग के बाद यानी कि अह के बाद अ को छोड़कर, ये अ नहीं आना चाहिए, अ को छोड़कर अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, क्योंकि अ आएगा, ठीक है ना, आ आएगा तो चेंज हो जाएंगे। आ के बाद आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः और एव, अतः मतलब आ छोड़ करके कोई अन्य स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है। अतः एव, आ के बाद कोई दूसरा अन्य स्वर आया है तो यहाँ पर स्थिति क्या हो जाएगी? अत एव हो जाएगा, विसर्ग ही गायब हो गया। तपः उत्तम, विसर्ग के बाद आ को छोड़कर दूसरा स्वर आया है, तब भी स्थिति क्या रहेगी? तप उत्तम। अब यहाँ कौन सी संधि बताएंगे? जाहिर सी बात है, यहाँ पर कौन संधि है? वही विसर्ग संधि है। तपः और उत्तम, तप उत्तम, विसर्ग का लोप हो जाना। नियम 3, विसर्ग संधि से जुड़ा हुआ नियम 3 ये कहता है कि विसर्ग का सुरक्षित रहना। अब इसमें विसर्ग को सुरक्षित रहना है, विसर्ग कैसे सुरक्षित रहेगा? कै खे पे पे से पहले अह का विसर्ग सुरक्षित रहता है। ये कुछ वर्ण ऐसे आए हैं, के है, खे, पे, फे, मतलब कि अघोष, सीधी सी बात हम कहते हैं अघोष। अभी अघोष, अघोष से पहले क्या होता है? आह का जो विसर्ग है वो सुरक्षित रहता है, यानी कि विसर्ग के बाद यदि के आता है, खे आता है, पे, फे, यानी कि ये अघोष आते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? विसर्ग सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई चेंज हमें नहीं करना है। अधः और पतन, विसर्ग के बाद पे आया, के, खे, पे, फे, ठीक है, पे आया है तो यहाँ पर विसर्ग जो है वो सुरक्षित रहा रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं करना, बस ये चीज बीच की हट जाएगी और संधि क्या हो जाएगी? अधः पतन, अधिक पतन जो हो जाता है।
मनः और कल्पित, ये देखिए कैसे शुरू हुआ है, अघोष, विसर्ग के बाद अघोष आ गया है, मनः कल्पित, तो यहाँ पर स्थिति नो चेंज, विसर्ग सुरक्षित रहेगा, हो जाएगा मनः कल्पित। अगला देखते हैं पयः, पयः पीने योग्य होता है पान, पयः पान, ये पे फिर आ गया है पयः पान, तो स्थिति नो चेंज वाली, कोई परिवर्तन नहीं, पयः पान ऐसे ही रहेगा। अगला है अंतः और पुर, महल का भीतरी भाग कहते हैं ना इसे, अंतःपुर, अंतः का सीधा सीधा अर्थ आप समझ गए हैं, अंदर होता है, तो अंतःपुर, तो स्थिति यहाँ पर क्या रहेगी, अंतःपुर ही रहेगी, यानी कि विसर्ग के बाद यदि अघोष में कै खे पे फे आ रहे हैं तो विसर्ग सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। आगे में देखते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर अपवाद तो पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, ये आप भी जानते हैं। फिर यहाँ अपवाद आया, देखिए नमः और पुरः, वहां अंतः और पुनः थे, इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो अंतः और पुनः थे, लेकिन यहाँ आ रहा है नमः और पुरः की स्थिति। अब नमः और पुरः क्या कह रहा है, इसको आप पूर्व नम से याद कर सकते हैं, पूर्व नम एक साथ बोल दीजिए तो पता लग जाएगा कि पूर्व और नम दो शब्द ऐसे हैं जिनमें जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं। नमः और पुरः का नमस और पुरस हो जाता है यदि इनके बाद अघोष आ जाए, अघोष भी क्या, कै है, खे है, पे है, फे है, ये आ जाए तो स्थिति बदल जाएगी। नमः, हमें पूर्णम याद हो गया, पूर्णम, पुर और नम, तो नमः के बाद कार आ जाए, कार का सीधा सीधा अर्थ होता है करने वाला, अब यहाँ कार गाड़ी से बात नहीं आ रही है, कार का अर्थ होता है करने वाला, ठीक है, कलाकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, कार जो है वो प्रत्यय का काम करता है। नमः और कार, तो यहाँ पर स्थिति नम शब्द की आ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा नमस, से आधा हो जाता है दोनों में, से दोनों में आधा हो जाता है, तो नमस्कार, नमः प्रणाम, कार करने वाला, नमस्कार। पुरः और कार तो हो जाएगा पुरस्कार, विसर्ग का से में परिवर्तन हो गया। जब पूर्णम की स्थिति आएगी, पूर्णम की स्थिति में क्या होगा, विसर्ग संधि में के खे पे फे आने पर विसर्ग का से में परिवर्तन हो जाता है। इन दो पर बात आ रही है, अपवाद को हमेशा ध्यान रखा कीजिए क्योंकि अपवाद से जुड़े हुए सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अपवाद में नमः और पुरः की स्थिति ऐसी है कि ये नमस और पुरस हो जाते हैं, अदरवाइज नो चेंज हो जाता है। नियम 4 कहता है कि विसर्ग का से में, विसर्ग का से हो जाना, विसर्ग कैसा हो जाएगा, से हो जाएगा, से छोटा वाला से। यदि अह इह उह के बाद तथस हो, ते हो, थे हो, से हो, तो विसर्ग का से हो जाता है। इह है, उ है, अह है, इसके बाद यदि तथस आ जाए, स्थिति में से आधा है, बस ये स्थिति कर देनी है, से आ जाए, थे आ जाए, ते आ जाए, यही तीनों चीजें तो आ रही हैं इसमें। अब सिर्फ नियम से क्या पढ़ रहे हैं भाई, ते थे से सब जान रहे हैं, स्थिति को ध्यान रखिए, इसमें से आ जाए, थे आ जाए या ते आ जाए, और इसके बाद इसके में क्या होता है, विसर्ग का से में परिवर्तन हो जाता है। स्थिति में देखिए से आधा है, पर इसी को वरीयता देनी होती है, स्थिति, समझते हैं। नमः और आ गया ते, ते, से और थे आने पर, ठीक है, विसर्ग का से हो जाता है। नमः ते तो क्या हो जाएगा, नमस्ते, और उसमें भी से आधा बन जाएगी, स्थिति है। स्थिति क्या बनेगी, स्थिति ही बनेगी, स्थिति का आधा से जो है वही इनमें लगना है, से थे और ते की स्थिति। नमः ते, नमस्ते, निह तेज, क्या हो जाएगा, विसर्ग का आधा से हो जाएगा, निस्तेज। दुह तर,
फिर वही तय की स्थिति आ गई, अह आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए और इसके बाद में स्थिति आ जाए। स्थिति का मतलब है, इसमें स्थिति में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, आधा से है, थे है और ते है। अब इसको कैसे भी घुमा लीजिए, तथस्थ कर लीजिए या सतत कर लीजिए, स्थिति से याद रख लीजिए, ये आपकी इच्छा है कि आपको कैसे ध्यान रखना है। निस्तेज वाली कंडीशन, दुस्तर, तो दुह के बाद तर आ गया है, तो यहाँ पर विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, दुस आदस्य, यानी कि दुस्तर में परिवर्तन हो जाएगा। दुह और संधि, ये देखिए से आ गया है, तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है आधा से ही रहेगा। दुह के बाद से आने पर वही स्थिति ले आते हैं, स्थिति का आधा से ले लेते हैं, तो आधा से हो जाएगा, विसर्ग का आधा से और ये संधि, तो बन जाएगा दुस्संधि। ये सवाल आपसे दो तरीके से पूछे जाते हैं। वो दो तरीके से कैसे पूछे जाते हैं, पहला तो आपसे संधि, दुस्संधि में संधि कौन सी है ये क्या बताएंगे, विसर्ग संधि। इस दुस्संधि का विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद ये हो जाएगा। इसके अलावा इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है, सवाल ये भी आ जाता है, तो ऑप्शन में दे रखा होगा दुह, ठीक है ना, दुह दे रखा होगा, दुर दे रखा होगा, दुष दे रखा होगा, तो वहां पर कंडीशन उपसर्ग से रिलेटेड भी सवाल आ जाता। तो एक शब्द से देखिए कितने सवाल बन रहे हैं। तो संधि में संधि कौन सी है, इसका संधि विच्छेद क्या है, इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। आगे देखते हैं। नियम 5 कहता है कि विसर्ग का शय में परिवर्तन, अभी तो छोटे शय में परिवर्तन होता, अब बात आ रही है शय, षटकोण वाले, सॉरी शयन वाले शय में परिवर्तन हो जाए। विसर्ग के बाद चे छे हो तो विसर्ग का शय हो जाता है, आसान है। चे छे, विसर्ग के बाद चे छे हो तो विसर्ग का क्या होगा, शय में परिवर्तन हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। देखें पुनः और चर्या, चे या छे हो जाए की बात आ रही है, विसर्ग के बाद चे या छे हो जाए तो विसर्ग का शय में परिवर्तन हो जाएगा, वो भी आधा, तो पुनः और चर्या हो जाएगा पुनश्चर्या। हरि और चंद्र, हरि और चंद्र, तो यहां क्या हो जाएगा, ये विसर्ग का शय में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छे और छे की बात आई थी। वहां पर हमने क्या किया, बहुत ध्यान देना है, हमने वहां पे सारे वर्ग तो नहीं लिए थे, इससे पहले जो हमने विसर्ग का शय किया था भाई, उसमें क्या क्या आया था, एक तो के आया था, खे आया था, चे छे की स्थिति यहाँ पर आ गई, पे फे आया था उसमें, तो तब जाकर के तो से होगा। लेकिन जब चे और छे होंगे विसर्ग के बाद, तो विसर्ग का इस शय में परिवर्तन होगा, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। पुनः जब, अब आप एक काम भी कर सकते हैं, हमें क्या होता है वहां पे ध्यान नहीं रहता एकदम से कि हमें क्या ध्यान रखना था कि क्या आएगा, कौन ध्यान रखेगा। आप ना 2-3 शब्द याद कर लीजिए भाई, जैसे हम कहते हैं हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र कैसा लिखा होता है, हमेशा ऐसे ही तो लिखा होता है, कोई से सपेरा वाला से इसमें नहीं आता, षटकोण वाला से इसमें नहीं आता, इसमें यही आता है। तो इसमें संधि कैसे हुई, ये विसर्ग था तो शे में परिवर्तन हुआ, तो कैसे हुआ, जब इसके बाद चे छे आया, वहां आपको ये ध्यान रहेगा कि हाँ जब चे छे आएगा तो हमें इस शे का प्रयोग करना है। आप कुछ एग्जाम्पल अपने पास रखिए याद रखने के लिए, अगर वैसे भी कोई नियम ध्यान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। अब जैसे आप दुष्चरित्र ले लीजिए, दुष्चरित्र या फिर निश्चल, निश्चल सभी जानते हैं, निश्चल और किसी तरीके से तो लिखा नहीं जाता है, तो निश्चल ले लीजिए। अब निश्चल में ये जो शे है इसने विसर्ग का ही विसर्ग के रूप में तो परिवर्तन किया, तो यहाँ पर चे या छे आ जाए इसके बाद तो कंडीशन शे की बन जाती है। आप ये 2 एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा। अब पे आए फे आए उससे मतलब ही नहीं है कुछ कि क्या है क्या नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, हमें क्या ध्यान रहा क्या ध्यान नहीं रहा, सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल ऐसे उठा लीजिए तो आपको चे और छे का नियम पता रहेगा कि अगर ऐसा कोई शब्द आता है विसर्ग के बाद चे छे हो तो उसका किसमें परिवर्तन होगा, उसका शय में परिवर्तन होगा। तो हम आगे देखते हैं। अब बात आती है दुह और चरित्र। दुह चरित्र, तो दुह के बाद चे आया है तो क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र हो जाएगा। प्रायः और चित्त, चित्त, प्रायः और चित्त, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्रायश्चित। निह और छल, निह छल, तो विसर्ग का शय में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर
शे का देखिए हलंत लगा हुआ है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, शे आधा ही रहेगा। निश्चल, तो ये स्थिति बन जाएगी निश्चल की स्थिति। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी नियम आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको मुश्किल लग रही है, तो यकीन मानिए आप एक जो एग्जाम्पल उसके जरूर ध्यान रखिए। जैसे हरिश्चंद्र है, या आपको जो ठीक लगे आप वो एग्जाम्पल साथ रखिए अपने, वो लास्ट टाइम तक आपका साथ दे, क्योंकि आपने डायरेक्ट संधि और संधि विच्छेद दोनों ही अपने पास रख रखे हैं। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। नियम देखिए, फिर आ गई बात विसर्ग का शे, षटकोण वाला शे हो जाना, वो भी आधा हलंत लगा हुआ है। नियम 6 कहता है कि यदि ई ऊ के उपरांत इसके बाद में कै खे आ जाए, पे खे आ जाए या पे फे आ जाए, क्योंकि छे तो उसमें चला गया ना। ठीक है, कै खे आ जाए, टे ठे पे फे हो तो विसर्ग का शय हो जाता है। आविहि, ई ऊ के बाद की बात आ रही है ना, ज्यादातर ई और ऊ ही मिलेंगे विसर्ग संधि में। तो ई के बाद क्या आ जाए, खे मतलब अघोष आ जाए, सीधी सी बात, यहाँ भी अघोष की कंडीशन आ रही है। अघोष आ जाए तो विसर्ग का शय हो जाता है, विसर्ग का शय हो जाता है। आविष्कार तो हो जाएगा आविष्कार, और पूछा जाता है एक तो आविष्कार को शुद्ध लिखना, और दूसरी बात आविष्कार में संधि कौन सी हो रही है, और आविष्कार का संधि विच्छेद बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आवि और कार, आविष्कार, बहि और कार तो हो जाएगा बहिष्कार, आधा शेष से षटकोण आना है। चतुः चार कोणे, चतुष कोण हो जाएगा। दुह परिणाम तो दुष्परिणाम हो जाएगा। विसर्ग संधि का नियम 6 कहता है कि विसर्ग के बाद ई ऊ के बाद अघोष आए, सीधी सी बात अघोष आ जाए। अघोष में ध्यान रखें, क्या क्या टे पे पे हो तो विसर्ग का शय हो जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने ये सभी हैं। ठीक है, ये कैसे होगा। अगला नियम कहता है कि विसर्ग का रैप हो जाता है। विसर्ग का रैप हमने पहले भी कहा था, लेकिन वो कंडीशन अपवाद में जा रही थी, नमः और पुनः की स्थिति। नमस जो हम कर रहे थे, नमस और पुरस की स्थिति। ई ऊ के बाद सघोष ध्वनि हो, कौन सी ध्वनि हो, सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। ई ऊ तो सब में ही आ रहे संधि में, विसर्ग संधि में, इसके बाद यदि सघोष आता है तो विसर्ग का रे हो जाता है। समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। दुह और गुण, ये जो है वो केवल का तीसरा वर्ण है, तो तीसरा चौथा पांचवा सघोष में जाते हैं। ठीक है, तो दुह गुण तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का रे में परिवर्तन करना है हमें, आधे रे में। दुर्गुण तो ये हो गया दुर्गुण। निहि ईक्षण, अब यहाँ पर रे पूरा क्यों आया, फिर वही बात, रे यहाँ पर आधा है, विसर्ग का रे में परिवर्तन होगा ठीक, लेकिन इसमें देखिए स्वर जुड़ रहा है, बड़ी ई जुड़ रही है, तो ये रे जो है री में परिवर्तन हो जाएगा। निरीक्षण, नि और ईक्षण निरीक्षण। निहि मम तो क्या हो जाएगा, निर्मम। आशीह और वाद तो ये आशीर्वाद हो जाएगा। ई ऊ के बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है, आधा रे। ठीक है, और अगला नियम जो विसर्ग संधि का है वो ये कहते हैं कि विसर्ग का ई हो जाता है, बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई हो जाता है। ई के बाद रे हो, अब ये ई होगा कब, जब रे होगा, तो ई के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे समझते हैं, निह रस रे आ गया, ई के बाद यदि रे आता है तो ये जो छोटी ई की मात्रा होती है ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि निह और रस हो जाएगा नीरस। निह रोग, बिना रोग के तो हो जाएगा निरोग। कौन से क्या करते हैं, निरोग, ये सही लिखते हैं, गलत, इसको भी ध्यान रखिएगा। शुद्ध शुद्ध वर्तनी में बहुत पूछा जाता है, निरोग आपका ये सही है, क्योंकि संधि विच्छेद करके देखिए तब आपको पता चलेगा कि शब्द हमारा कौन सा सही है। ठीक है, तो निह और रोग रे आ गया है, तो यहाँ पर मात्रा में दीर्घ, मात्रा दीर्घ हो जाएगी बस, और कुछ नहीं चेंज होना है। निरोग
हो जाता है। ये विसर्ग संधि समाप्त हुई। अब हम आपके लिए लेकर के आएंगे अपवाद, इससे जुड़े हुए, ठीक है, जहां मुश्किल आती है, बहुत कंफ्यूजन बना रहता है पढ़ने वालों में कि ये कैसे हो गया। तो हम आपके लिए कल की वीडियो में लेकर के आएंगे अपवाद संधि से जुड़े और इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज, इससे जुड़े हुए सवाल कि संधि में हमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा और कैसे पढ़ा। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। हमारी वीडियो से आप जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।